हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग और चैप्टर नंबर 1 जो है आपका प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। उसमें आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांडिंग। अब ये ब्रांडिंग की पढ़ने की शुरुआत हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में कर ली। ठीक है, व्हाट इज़ ब्रांडिंग? तो प्रोडक्ट का नाम रखा जाएगा और वो ज़रूरी है क्योंकि हमारे ही तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। सो ब्रांडिंग करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अभी उसके बारे में हमने पढ़ लिया थोड़ा कुछ लास्ट सेशन में। अभी इस सेशन में हम देखते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांडिंग कौन कौन से हो गए। जब भी एक्सपोर्टर्स है जो सोच रहे हैं प्रोडक्ट को ओवरसीज़ मार्केट में सेल करना, उस समय वो प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनके दिमाग में जो नाम आ रहा है वो रख ही देंगे, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी क्योंकि प्रोडक्ट सेल करना है हमें कस्टमर को। वहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी सारे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी सिचुएशन सोच के चलना होगा। सो अभी वही फैक्टर्स अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो अभी शुरू करते हैं। सो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी enables marketer to give the most relevant brand name to the product. Some of the factors influencing branding are as follows. अभी लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कंपनीज ब्रांडिंग करती है, अलग अलग अप्रोचेस हमने देखे थे। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि कॉरपोरेट के नाम से ही ब्रांडिंग किया जाता है, टाटा टी है, टाटा कॉफ़ी है। फिर फैमिली नेम ब्रांडिंग हमने पढ़ा था। ठीक है, जो सेम प्रोडक्ट लाइन के लिए था, जो जिसमें हमने अमूल का एग्जाम्पल देखा था। सो अभी वो जो टेक्निक्स है वही टेक्निक्स यूज़ की जाएगी ब्रांडिंग करने में। लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स कंपनी ध्यान में रखेंगी? तो सबसे पहला कस्टमर को ध्यान में रखना है। ऑफ कोर्स अगर कस्टमर खुश है तो ही वो हमारा प्रोडक्ट लेगा और तो ही हम प्रॉफिट कर सकते हैं बिजनेस में। ठीक है, सो जब भी अगर हम प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करते हैं या प्राइसिंग की बात करते हैं या प्रोडक्ट के नाम की बात करेंगे, सारी ही कोई भी चीज़ें हो, कस्टमर को तो सबसे पहले ध्यान में रखना ही होगा। सो अभी जब भी ब्रांडिंग किया जाएगा, नाम कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट का जो कस्टमर के लिए याद रखना इजी हो, सिंपल हो। ठीक है, वो आसानी से याद कर पाए। एक बार उसने हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लिया हुआ है, उसे अच्छा लगा है, सो दोबारा से वो आसानी से वही नाम को ध्यान में रखे, वही प्रोडक्ट को सर्च करे, बाय करे। वैसे हमें ब्रांडिंग करना है। सो द नेचर ऑफ द कस्टमर मे इन्फ्लुएंस द ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे उन लोगों ने नेचर ऑफ द कस्टमर्स बोला है। ठीक है, हमने जो कस्टमर्स बोल रहे हैं हम, सो फिर कस्टमर्स तो मार्केट में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एज ग्रुप की हम बात करें या अपर क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, सो अभी हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के लिए है। मान लो हम बेबीज़ के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर यंगस्टर्स के लिए बना रहे हैं या ओल्ड एज लोगों के लिए है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है रूटीन एवरीडे आइटम जो सारे ही लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट रिच क्लास के लिए है, लोअर क्लास के लिए है। कौन से ग्रुप के लिए तुम प्रोडक्ट बना रहे हो उसी तरीके से नाम रखा जाएगा। जैसे मान लो बेबी प्रोडक्ट्स बनाया गया है तो मदर केयर नाम रखा गया है, या फिर फेयर एंड लवली जो है, ठीक है, जो मोस्टली यंगस्टर्स यूज़ करेंगे, ओल्ड एज पीपल नहीं यूज़ करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे। सो उस तरीके से ध्यान में रखना है कि कस्टमर्स कौन से हैं हमारे प्रोडक्ट के। So now nature of customers may influence the branding of the product. For instance, if the product is meant for teenagers and youngsters, the brand name need to be a lot trendy. Example दिया है उन लोगों ने कि तुम टीनेजर्स या यंगस्टर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो कुछ ट्रेंडी नाम रख लो। An ice cream brand targeted at the youngsters may be branded as Go Cool or Be Cool. Now if the product is meant for upper class audience, the brand name may sound a bit more international. For example, top brands of cars are Lamborghini, Veneno, Bugatti, Veyron, Koenigsegg, Adera,
हेनेसे वेनोम, पोर्शे, ठीक है, रोल्स रॉयस है, फेरारी, बेंटले, एस्टन मार्टिन, मर्सिडीज बेंज एंड सो ऑन। काफ़ी सारे यहाँ पे हम लोगों को कार्स के एग्जाम्पल दिए कि किस तरीके से ब्रांडिंग किया गया है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ हमें कस्टमर को ध्यान में रखना है। दूसरा आता है अभी पॉइंट जो है कॉर्पोरेट नेम ब्रांडिंग। कॉर्पोरेट नेम ब्रांडिंग, ये हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था लास्ट सेशन में, टाटा टी, टाटा कॉफ़ी वाला टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल देखा था। क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को लगता है कि हम खुद हमारा कंपनी का नाम का रेपुटेशन अच्छा है, सो और हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना है ऑन एडवर्टाइजिंग, तो हम हमारे कॉर्पोरेट के नाम से ही प्रोडक्ट का नाम रखेंगे। सो कंपनी में कंसिडर कॉर्पोरेट नेम ब्रांडिंग ओनली व्हेन इट इज श्योर that the new brands are that are introduced with the corporate name are of high quality and meeting customer requirement, ठीक है। अभी जो टाटा ग्रुप है वो इतने सारे प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, चाय बेच रहा है, कॉफ़ी है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है। अभी वो लोग और कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और अगर वो श्योर है कि भाई हम हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट ही बनाएंगे, ठीक है, कस्टमर को ज़रूर पसंद आएगा, तो ही वो नाम कॉर्पोरेट नेम ब्रांडिंग करेंगे उस प्रोडक्ट को, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। कोई और फूड प्रोडक्ट लाइन में अगर मान लो वो लोग जा रहे हैं, सो उन लोगों को वो लोग श्योर है कि हमारा क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, तो ही वो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो वो सेपरेट अलग से कुछ नाम रखेंगे उस ब्रांड का, ठीक है, कॉर्पोरेट नेम अटैच नहीं करेंगे उसके साथ। Now, for instance, Tata Group uses corporate name branding, Tata Tea, Tata Salt, Tata Steel, Tata Coffee, Tata Sky, and so on. Now, however, if the new brand is technological failure or if it is of poor quality, it may spoil the name of the other brands of the company, ठीक है। अभी ये लोग मान लो कुछ और सोप बेचना शुरू करते हैं या शैम्पू बेचना, कॉस्मेटिक्स की फील्ड में शुरुआत करते हैं मान लो, और अगर वो प्रोडक्ट उनको ऐसे लगता है कि फेल हो सकता है, तो फिर उन्होंने कॉर्पोरेट नेम ब्रांडिंग नहीं करना है, तो उन्होंने सेपरेट उस प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना होगा अलग से नाम देके। क्योंकि क्या होगा, अगर वो प्रोडक्ट फेल हो गया तो फिर कॉर्पोरेट के नेम को भी वो अफेक्ट करेगा, उसकी रेपुटेशन को भी अफेक्ट करेगा। नाउ ये सेकंड चीज हो गई कॉर्पोरेट नेम ब्रांडिंग। नाउ थर्ड वन इज कंपटीशन। कंपटीशन को भी ध्यान रखना है while deciding name of the product. So when there is huge competition, there is need to differentiate the product. To differentiate the product, company needs to highlight the product's special features that could benefit the consumers. Therefore, there is need for separate brand name to enable the customers to identify the brand. ठीक है। अभी हम ऐसे सोचते हैं कि अभी हमें शैम्पू बेचने की शुरुआत करनी है, ठीक है, हम शैम्पू बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ह्यूज कंपटीशन हो सकता है उस प्रोडक्ट के लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, ह्यूज कंपटीशन है ना, सो अभी हम वहाँ पे कुछ सेपरेट ब्रांड नेम रखेंगे, ठीक है। हम टाटा स्टील, टाटा टी जैसे नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट नेम में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट इन केस फेल हो जाता है, सो कॉर्पोरेट की रेपुटेशन को वो अफेक्ट कर देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को सेपरेटली नाम दे देंगे, सेपरेटली ब्रांडिंग करेंगे। नाउ व्हेन देयर इज ह्यूज कंपटीशन, अ कंपनी में come more product variants with multiple brand options. For instance, HUL manufacturers surf washing for middle upper class and upper class audience and wheel washing powder, ठीक है, यहाँ पे पाउडर आएगा, पाउडर इज टारगेटेड टू मिडिल क्लास एंड मिडिल लोअर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कंपटीशन ज़्यादा है तो तुम
अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हो, ठीक है, ताकि एक प्रोडक्ट अगर फेल हो जाए तो दूसरा प्रोडक्ट सक्सेस हो सकता है। जैसे HUL की बात की है, तो HUL क्या करता है, बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है और सबका नाम अलग अलग रहता है, सेपरेट सेपरेट नेम ब्रांडिंग किया जाएगा, ठीक है, कॉर्पोरेट से वो अटैच नहीं है। सो अभी यहाँ पे उन लोगों ने एग्जांपल दिया है, HUL क्या करता है, उसने सर्फ वॉशिंग पाउडर भी बनाया है और व्हील भी बनाया है। सो सर्फ क्या है, अपर क्लास के लिए है, एंड व्हील थोड़ा मिडिल क्लास लोअर क्लास के लिए। सो एक प्रोडक्ट अगर फेल हो जाता है तो एक सक्सेसफुल हो भी सकता है, ठीक है। सो उस तरीके से ब्रांडिंग किया जाएगा जब भी हम कंपटीशन के बारे में सोचेंगे। नाउ इफ़ द कंपटीशन इज़ लो, अभी यहाँ पे हाई कंपटीशन की बात थी, तो हाई कंपटीशन में एक बात हमने समझ ली कि वहाँ पे कॉरपोरेट नेम ब्रांडिंग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट फेल हो जाएगा तो वो कॉरपोरेट की रेपुटेशन को अफेक्ट करेगा। अभी दूसरी बात हम देखेंगे, व्हेन द कंपटीशन इज़ लो, इफ़ द कंपटीशन इज़ लो, ठीक है, तो अभी हमें पता है कि मार्केट में हमारे साथ हमारी लाइन में आने के लिए बहुत कम लोग हैं, बहुत कम कंपटीशन है। सो अभी हम क्या करेंगे, देयर मे नॉट बी नीड टू क्रिएट सेपरेट ब्रांड्स फॉर ईच प्रोडक्ट ऑफरिंग। ज़रूरी नहीं है अभी तुम सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांडिंग करो और अलग अलग से खर्चा करो, सबका एडवर्टाइजिंग करो, पब्लिसिटी करो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम कॉर्पोरेट नेम ब्रांडिंग भी कर सकते हो। अ कंपनी मे हैव ओनली वन ब्रांड नेम फॉर अ प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो अभी हमने कंपटीशन के बारे में पढ़ा कि ह्यूज कंपटीशन है तो क्या करना है, एंड लो कंपटीशन है तो कैसे ब्रांडिंग करना है। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्सेस। अभी बात करेंगे कंपनी के रिसोर्सेस की। कंपनी के पास कितने रिसोर्सेस है, कितना फंड है, कितने लेबर है, कितने अदर रिसोर्सेस है, उन चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा कंपनी ब्रांडिंग कैसे कर रही है, ठीक है। अभी कंपनी को ऐसे लगता है कि भाई हमारे पास एडवर्टीजमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ों में भी पैसे लगाने हैं, सो हम एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी में ज़्यादा पैसे नहीं डाल सकते। सो उस समय कंपनी क्या कर सकती है, कॉर्पोरेट नेम ब्रांडिंग यूज़ कर सकती है। उससे क्या होगा, कॉर्पोरेट के नेम से ही कस्टमर्स को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट किसने बनाया हुआ है, ठीक है। सो ज़्यादा खर्चा वहाँ पे एडवर्टीजमेंट का नहीं होगा। और अभी मान लो कंपनी के पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, वो लोग खर्चा कर सकते हैं ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे, पब्लिसिटी पे, के प्रमोशन पे खर्चा कर सकते हैं। सो उस समय क्या किया जाएगा, सेपरेट ब्रांडिंग यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सो ब्रांडिंग डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कितने पैसे हैं वो देखा जाएगा। नाउ ब्रांडिंग डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। नाउ बिल्डिंग अ ब्रांड इज़ अ कॉस्टली अफेयर. Lot of money needs to be spent on publicity, advertising, sales promotion, salesmanship and so on. Therefore, if a company has lot of funds, it may spend on building separate brands. अगर बहुत सारे पैसे हैं तो अलग से ब्रांड क्रिएट करो और उसके लिए खर्चा करो, उसके प्रमोशन के लिए। When a company has limited resources, it may go for umbrella branding. Same brand name for a group of related products, as in case of Amul. Umbrella brand helps to reduce promotion and launching expenditure, ठीक है। कम पैसे है तो अमूल के जैसे कर सकते हैं, या हिमालय के जैसे कर सकते हैं, ठीक है, या पतंजलि के जैसे कर सकते हैं। क्या होगा, उसके नाम पे से ही हमें पता चल जाएगा कॉर्पोरेट नेम से कि भाई इसका ही प्रोडक्ट आया हुआ है नया। सो नाउ ये बात हो गई कंपनी रिसोर्सेज की। नाउ नेक्स्ट वन इज मार्केट एरिया। मार्केट एरिया, मार्केट एरिया यानी एक्सपोर्टर कहाँ पे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहा है। सो वो एरिया, वहाँ का मार्केट एरिया छोटा भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। सो अब उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ब्रांडिंग कैसे करना है और कौन सा मार्केट एरिया है वो भी देखा जाएगा, ठीक है, कौन सा मार्केट एरिया। जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं या हम कहाँ कौन सी कंट्री में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से हम ब्रांडिंग करेंगे कि वहाँ के लोगों को नाम कैसा पसंद आएगा। और एक चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि वो
प्रोडक्ट का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ की लैंग्वेज में उसका कुछ गलत मीनिंग हो जाए. So at times brand name may be selected depending on the area where the product is marketed. For instance, if the product is marketed in Europe, the brand name may have good meaning in English or other major European languages. The brand must have universal usage, especially if it is exported to several countries. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, सो फिर उसका यूनिवर्सल यूसेज होना चाहिए प्रोडक्ट का. नाउ द ब्रांड नेम मस्ट नॉट हैव नेगेटिव कनोटेशन इन फॉरेन लैंग्वेजेस. अभी हम इंडिया से मान लो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने कुछ ऐसा नाम रख दिया कि वहाँ की कंट्री में तो उस वर्ड का कुछ गलत मीनिंग हो रहा है. ठीक है, सो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा एक्सपोर्टर के लिए. सो ये बात हो गई मार्केट एरिया की. नाउ नेक्स्ट वन इज मार्केट साइज. मार्केट साइज, जहाँ पे प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उस मार्केट की क्या साइज है. लार्ज साइज है मार्केट की या लार्ज साइज नहीं है, स्मॉल साइज है. सो उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट का नाम रखा जाएगा. देखिए, व्हेन द मार्केट साइज फॉर अ प्रोडक्ट कैटेगरी इज क्वाइट लार्ज, a company may adopt branding strategy provided the profit generated could fund the investment in the brand. अभी बहुत बड़ा मार्केट है मान लो, हाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में हम सेल कर रहे हैं, वहाँ का मान लो मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, तो अभी हम वहाँ पे ब्रांडिंग में खर्चा करेंगे. ठीक है, सेपरेट ब्रांडिंग हमने किया है प्रोडक्ट के लिए, बहुत सारा हम खर्चा करें. सो हम ध्यान में रखेंगे कि हमने जो खर्चा किया है वो हमारे उसके ऊपर भी हमें प्रॉफिट हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो पैसे हमारे डूब गए. सो वो चीज़ एक हमें ध्यान में रखनी है. इफ़ द मार्केट साइज इज़ रिलेटिव स्मॉल, अभी मार्केट साइज बहुत बड़ा नहीं है, एंड ग्रोइंग स्लोली, द इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग अ ब्रांड मे नॉट बी जस्टिफाइड. ठीक है, सीधी बात है ना, मार्केट साइज स्मॉल है तो फिर वहाँ पे तुम ब्रांड के प्रमोशन के लिए सेपरेट ब्रांड क्रिएट किया और उसके लिए तुम खर्चा करोगे, उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे तुम्हारे कहीं ना कहीं डूब जाएंगे, कुछ ना कुछ तुम वहाँ लॉस कर दोगे. सो इन सच सिचुएशन अ कंपनी में गो फॉर अम्ब्रेला ब्रांडिंग. ठीक है, यहाँ पे भी हमें यही ब्रांडिंग यूज़ करना है ताकि हमें ज़्यादा प्रमोशन पे खर्चा ना करना पड़े. अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट इज हैविंग सेम ब्रांड नेम सच एज अमूल, वेयर in the launching cost and promotion cost are lower. ठीक है, वहाँ पे मान लो अगर मार्केट साइज स्मॉल है और वहाँ पे टाटा ग्रुप कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, कोई नया प्रोडक्ट, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से वो नेमिंग करते आए हैं, टाटा टी, टाटा स्टील, टाटा कॉफ़ी, उसी तरीके से वहाँ पे भी ब्रांडिंग करेंगे ताकि ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े और कंपनी को लॉस ना हो. Now this means under umbrella branding, the branding expenditure gets reduced. तो ये मार्केट साइज की बात हो गई. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर क्या है उस हिसाब से ब्रांड नेम करना है. तुम चॉकलेट बेच रहे हो तो उस हिसाब से नाम दो, बिस्किट सेल कर रहे हो तो उस हिसाब से, मशीनरी सेल कर रहे हो तो वैसे नेम देना होगा, कपड़े बेच रहे हो तो वैसे करना होगा, यूटेंसिल्स है तो वैसे करना होगा. ठीक है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट देखो. सो नाउ द ब्रांड नेम मस्ट बी रेलेवेंट टू द प्रोडक्ट. फॉर इंस्टेंस, HUL कैन नॉट एक्सटेंड its brand name Surf, generally meaning form of waves, to a new brand of ice cream or chocolatey for a brand of washing powder. ठीक है, अभी चॉकलेट बेच रहे हो तो उसका नाम सर्फ नहीं रख सकते, और वॉशिंग पाउडर बेच रहे हो तो चॉकलेट ही नहीं रख सकते. सो उस हिसाब से प्रोडक्ट का नाम रखना पड़ेगा. जैसे फेयरनेस क्रीम का नाम फेयर एंड लवली रखा जाता है, बेबी प्रोडक्ट्स का नाम मदर केयर रखा गया है, वैसे नेचर ऑफ द प्रोडक्ट देखा जाएगा एंड उसके हिसाब से फिर नाम देना है. Now brand name must be capable of describing feature of the product such as Fair and Lovely for face cream, All Clear for anti-dandruff shampoo and so on. Now next one is preferences of promoters. ठीक है, ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. किस तरीके से नाम किया जाएगा प्रोडक्ट को, प्रमोटर के नाम के हिसाब से.
प्रमोटर यानी जिसने उस बिज़नेस की शुरुआत की है, जिसने उस कंपनी को शुरू किया है, ठीक है, उसको उनके नाम पे से ही प्रोडक्ट का नाम रखा जाएगा। जैसे हमारा टाटा ग्रुप है, बिरला है, बजाज है, गोदरेज है, वो सारे ही नाम फाउंडर के, प्रमोटर के नेम पे से रखे गए हैं। सो ब्रांडिंग में बी डन एज पर द प्रेफरेंसेस और विशेस ऑफ द founders or promoters. Now there are several instances where brands are named after their founders. Examples include William Colgate introduced Colgate toothpaste in 1806. John Cadbury introduced Cadbury brand in 1824. Henry Nestle introduced Nestle brand in 1866. Jamshedji Tata introduced Tata Group brand in 1868. Henry Ford introduced Ford Motors brand in 1903. Michio Suzuki introduced Suzuki brand in 1909. ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल है जो ब्रांड नेम रिलेट करते हैं प्रमोटर्स के नाम से. नाउ नेक्स्ट वन इज पॉपुलैरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांड. ठीक है, पॉपुलैरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांड यानी कि हमने कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, लेकिन ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग ब्रांड है जो पॉपुलर है. सो हम कैसे नेमिंग करेंगे? सो एट टाइम्स अ कंपनी में कंसिडर ब्रांड एक्सटेंशन आफ्टर कंसिडरिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग ब्रांड. फॉर इंस्टेंस द ब्रांड अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड became very popular in the butter segment, which is extended to several other dairy products such as milk, cheese, ghee, milk powder, curd, ice cream, chocolates, confectionery, sweets, etc. ठीक है, अमूल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते जाते हैं. सो अभी उनका ब्रांड नेम कैसे किया जाता है? अमूल से ही किया जाता है. हिमालय के प्रोडक्ट का नाम ब्रांड नेम हिमालय से ही हो रहा है. तो क्या कर रहे हैं वो लोग? एग्जिस्टिंग ब्रांड उनकी चल रही है, पॉपुलर है, तो ठीक है ना, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में क्यों पैसा खर्च करना है? वही नाम से वो लोग और भी प्रोडक्ट्स बेचते जाएंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़. अभी ब्रांड नेम हमने रख दिया है, तो अभी उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं. सो द ब्रांड नेम शुड बी सच दैट इट कैन बी ईजीली रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड मार्क एक्ट 1999. ठीक है, इस एक्ट के अंडर हमें हमारे ब्रांड को हम रजिस्टर कर सकते हैं. नाउ फॉर इंस्टेंस इन इंडिया द ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क मस्ट बी रजिस्टर्ड. द ब्रांड नेम मस्ट नॉट बी ऑब्जेक्टेड बाय कॉम्पिटिटर्स फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, हमारा ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है, सो फिर हमारा ब्रांड नेम कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, हमारा कॉम्पिटिटर्स उसे यूज़ नहीं कर सकता. Now if the brand name is registered it cannot be copied. ठीक है, हाँ, हिमालय कंपनी उसके प्रोडक्ट्स बेच रही है हिमालय के नाम से, तो फिर कोई और उसका कॉम्पिटिटर उसे कॉपी नहीं कर सकता. नाउ इन द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी. ठीक है, सो अभी ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़. नाउ नेक्स्ट वन इज रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी. A firm must consider the reputation in the market while branding a product. If a company enjoys good reputation in the market, it must come up with unique brands and not some funny brand names. ठीक है, कंपनी ने कैसे नाम रखने हैं? कुछ अच्छा सा नाम रखना है. ठीक है, एकदम कोई फ़नी या कोई अजीब सा नाम नहीं रखना है प्रोडक्ट का. सो ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखना है वाइल डिसाइडिंग नेम ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, सो ये यहाँ पे अभी हमने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया. नाउ अभी नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में, पैकेजिंग डिसीजंस. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर देना. थैंक यू सो मच एवरीवन.